सभी एनिमे में प्लॉट आर्मर एक मेजर रोल रिप्रेजेंट करता है। प्लॉट आर्मर मदद करता है मेन कैरेक्टर्स को पावरफुल बनाने में एंड एनिमे को आगे कंटिन्यू रखने में। एंड हर एनिमे में ऐसा होता है कि मेन कैरेक्टर प्लॉट आर्मर की मदद से कई विलन्स को हराता है। तो इसी तरह आज हम नारुतो वर्स के टॉप 10 सबसे पावरफुल निंजा की बात करने वाले हैं जो प्लॉट आर्मर की वजह से मार दिए गए थे। और अगर ऐसा नहीं होता तो सच बता रहा हूँ वो पूरे के पूरे नारुतो वर्स में डोमिनेट कर लेते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 10 निंजा होने वाले हैं एंड पहला वाला तो भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो जिंदा होता तो सच बता रहा हूँ माद्रा 10 टेल जिंचुर की फॉर्म में भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यहाँ तक कि ज्यादातर चांसेस होते कि माद्रा उस बैटल फील्ड में मारा जाता। तो देखो वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप नारुतो फैन है तो वीडियो को लाइक करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। 10th नंबर पे आते हैं उचिहा। देखो उचिहा क्लैन को एलिमिनेट करके बहुत सही किया गया क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो कोनोहा में उनका एक डोमिनेंस होता। मानता हूँ सभी उचिहा, इताची और शिसुई उचिहा या फिर बात करें ओबिटो जितने ताकतवर नहीं बन सकते थे, लेकिन ये मत भूलो उनके पास भी शारिंगन होती। एंड क्या पूरे क्लैन में कोई भी मांगेक्यू शारिंगन अवेकन करने की ताकत नहीं रखता? कोई तो ऐसा होता जो ऐसी ताकत रखता तो उनकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती एंड वो बैटल फील्ड में काफी अच्छा रोल रिप्रेजेंट करते। वैसे भी एक उचिहा बहुत ज्यादा पावरफुल होता था, उनको एलिमिनेट करके एक अच्छे खासे डोमिनेंस को हटा दिया गया था एंड वो भी काफी अच्छे प्लॉट आर्मर की मदद से, क्योंकि फुगाको इतना ताकतवर था कि वो 9 टेल्स को काबू कर सकता था। तो सोचो वो सब अगर बैटल फील्ड में जाते तो बैटल फील्ड का नजारा बदल जाता, इसीलिए इनको एलिमिनेट करके थोड़ा ढंग का काम ही किया गया था। देखो 9th से शुरू करें तो 9th नंबर पर आता है शिसुई उचिहा। देखो ये जिंदा बच जाता तो कम से कम बता रहा हूँ बहुत अलग होता नारुतो, क्योंकि इसकी जो सबसे पावरफुल टेक्निक थी वो थी कोता मात्सुकियोमी, शायद सही प्रोनाउंशिएट किया होगा। वैसे बात करूं तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक थी एंड शिसुई उचिहा का नाम पड़ा था टेलीपोर्टर ऑफ द कोनोहा। इसकी पावर अलग ही लेवल पर थी। कोता मात्सुकियोमी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम इंसान को गेंजुत्सु में डाल सकते हैं एंड उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो गेंजुत्सु में है। कुछ हम कह सकते हैं इन्फिनाइट सुकियोमी की तरह ही था, लेकिन ये अलग पावर थी जो कि शिसुई की मांगेक्यू शारिंगन में थी, जिसकी मदद से इताची ने खुद को काबुटो के रीएनिमेशन जुत्सु से बचाया था। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी थी, वो थी कि इसे केवल 10 साल में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, इसको हटाना एक सही काम था, क्योंकि ऐसी टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर किसी को इसके गेंजुत्सु में फंसा दिया गया वो कभी भी निकल ही नहीं पाएगा। एंड मेजर बात यह है कि इसके गेंजुत्सु में फंसने के लिए जरूरी नहीं कि वो उसकी आंखों में देखे, ये बिना आंखों में देखे ही कास्ट किया जा सकता है। बात करें 8th नंबर पर तो इस पे आता है इताची उचिहा। हाँ देखो इताची की स्टोरी काफी परफेक्ट थी, इसे प्लॉट की मदद से नहीं मारा गया, लेकिन कह सकते हैं इसे भी प्लॉट की मदद से ही मारा गया था। मतलब इसको एक ऐसी इलनेस थी जिसका कोई इलाज ही नहीं था, जबकि नारुतो वर्ल्ड में ऐसे काफी ज्यादा मेडिकल निंजाज हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो इताची की बीमारी को ठीक कर सके। ये कुछ हजम नहीं हुआ। एंड सच बताऊं तो मुझे भी लगता है कि अगर इताची वहां पर बच जाता तो वॉर आर्क में काफी अच्छा रोल रिप्रेजेंट करता, लेकिन फिर भी बात करें एडो टेंसा, इताची ने भी काफी अच्छा रोल रिप्रेजेंट किया था। आगे बढ़े तो 7th नंबर पर आता है नागाटो। देखो नागाटो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसे प्लॉट आर्मर की मदद से ही मारा गया था। तो सच बताऊं नारुतो के जितने भी शैडो क्लोन्स थे वो खत्म हो चुके थे, और तो और वहां पर कोनान भी थी जिसने ओबिटो को लगभग मार दिया था। तो काफी अच्छी टक्कर मिलती एंड सच में चाहते तो ये आसानी से वहां से निकल भी सकते थे, लेकिन नारुतो ने अपने टोक नो जुत्सु की मदद से उसको पूरी तरह से बदल दिया। मतलब जो बंदा इतने सालों से खून खराबा करता हुआ आ रहा है, इतने लोगों को मारते आया एंड यहाँ तक कि अपने सेंसाई को मारते वक्त भी वो नहीं कपकपाया। तो सोच सकते हैं वो एक बच्चे की बातों को सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया जो इतने सालों से वो लेकर चला आ रहा था। तो मैं तो इसे प्लॉट कहना चाहूंगा, बाकी आपकी अलग चॉइस हो सकती है। 6th नंबर पर बढ़े तो 6th नंबर पर आता है किमीमारो। देखो मैं इसका नाम अक्सर गलत प्रोनाउंशिएट करता हूँ, तो हो सकता है इस बार भी गलत हो। मैं बात कर रहा हूँ उस हड्डी वाले की जिसने हमें अपनी हड्डी वाली केके गिंकाई दिखाई थी, जो कहीं भी अपने शरीर की हड्डियां निकाल सकता था एंड वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। इससे बैटल की थी रॉकली एंड गारा ने, जब जाते हैं ये सास्के को उनसे छुड़ाने के लिए। तो सच बताऊं ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर इसको वो बीमारी की वजह से ना मारा गया होता, जो हमें नहीं पता क्या बीमारी थी, सच बता रहा हूँ ये वहीं पर रॉकली एंड गारा का खेल खत्म कर देता। सोच रहे हूँ गारा कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये उसको भी बता रहा था कि तुम मुझसे कमजोर हो। एंड हाँ ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक ओरोचिमारू का स्टूडेंट था जिसपे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर पर आता है माद्रा उचिहा। देखो इसको तो बहुत ही आसानी से प्लॉट आर्मर की मदद से टपका दिया गया। मतलब कि ब्लैक जुत्सु का हाथ इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने 10 टेल जिंचुर की माद्रा की छाती को फाड़ दिया। मतलब जिसने माइट गाय के 8 गेट के पंचेस को सह लिया एंड इंद्रा असुरा के रिनकार्नेट की ताकत को झेल लिया, एंड वो ब्लैक जुत्सु के एक सिंपल हाथ से मारा गया, एंड वो भी जब वो 10 टेल था। एंड
अगर आप कहना चाहते हैं ब्लैक जुत्सु इतना ही ताकतवर था तो वो सीधे हमला करके भी जीत सकता था। एंड अगर वो इतना ही पावरफुल नहीं था तो एक हाथ से उसने माद्रा उचिहा की छाती को कैसे फाड़ दिया, वो भी तब जब उसके पास हाशिरामा का सेज मोड था। वो अपने आसपास की होने वाली हरकतों को सेंस कर सकता था। वो 10 टेल जिंजोर की फॉर्म में था। मतलब सोच सकते हो कितनी ओवर पावर्ड होती है 10 टेल फॉर्म, लेकिन फिर भी वो ब्लैक जुत्सु से मारा गया। यार सोच के मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। एंड इसको तो बहुत से लोग प्लॉट आर्मर मानते ही हैं। तो आप कैसे मानते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोई पावर के मुताबिक रैंकिंग नहीं है, बस ऐसे टॉप 10 की बात कर रहा हूँ जो प्लॉट आर्मर की मदद से ही मारे गए हैं। कहीं आप सोच लो कि किमीमारो नगाटो से ऊपर कैसे आ गया। तो आगे बढ़े तो हम बात करते हैं 4th नंबर की। तो वहां पर आता है हाशिरामा। देखो इसको मारा कैसे गया ये कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि आज तक हमें नहीं बताया गया हाशिरामा कैसे मरा, क्योंकि अगर ये जिंदा होता तो ओबिटो हमला करने की सोचता नहीं। और तो और माद्रा या फिर कोई भी अकात्सुकी गैंग जैसी कोई भी गैंग कोनोहा पर हमला करने की नहीं सोच सकती थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल था हाशिरामा। एक हाथ से माद्रा उचिहा को हराना एंड एक हाथ से 9 टेल को रोकना कोई आम बात तो है नहीं। इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, ये मरा कैसे या किसी ने इसे मारा। तो सच बताऊं तो ये एक प्लॉट आर्मर के साथ ही चला जाता है। आगे बढ़े तो 3rd नंबर पर आता है फुगाकू उचिहा। देखो इसको तो प्लॉट आर्मर की मदद से ही मारा गया। मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया था, ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये 9 टेल को काबू कर सकता था और साथ में ही उचिहास का ये लीडर था। इसके पास उचिहा पुलिस फोर्स की पूरी पावर थी और तो और आम जुत्सु तो इसे आते ही थे। साथ में ये मिनाटो का राइवल था, कागे लेवल की पावर रखता था, तो पावरफुल तो था। लेकिन इसे मरवा दिया गया इसके बेटे के हाथों, जो कि काफी अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि इसको एक बार तो एक्शन में देखना ही था। और सच बताऊं, मिनाटो के मरने के बाद अगर ये होकागे बनता तो सच बता रहा हूँ कोनोहा अलग लेवल पर पहुंचता, या डिस्ट्रक्शन के अलग लेवल पर पहुंचता, या सक्सेस के अलग लेवल पर पहुंचता। दोनों अलग चीज हो जाती। 2nd नंबर की बात करें तो 2nd नंबर पर आता है साकुमो हटाके, मतलब कि ककाशी का फादर। एंड बात करें AKA व्हाइट फैंग, ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसकी पावर लेवल तीनों लेजेंडरी सानिन की पावर लेवल को मिलाकर भी उसके ऊपर आती थी। मतलब ये अकेले ही तीनों लेजेंडरी सानिन को हराने की ताकत रखता था। तो सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एंड इसे मारा गया सुसाइड के जरिए, मतलब इसने सुसाइड कर लिया, वो भी डिप्रेशन के चक्कर में। मतलब सोच सकते हो जो इतना पावरफुल निंजा हो वो सुसाइड कर लेगा, वो भी एक सिली रीजन की वजह से। एंड अगर आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से जानना है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया साकुमो हटाके के बारे में। तो उस वीडियो की लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। एंड फर्स्ट की ओर बढ़े तो 1st नंबर पर आता है माइट डाई। देखो कह सकते हैं ये एक हिसाब से प्लॉट की मदद से भी मारा गया था एंड उसके मरने से कुछ बेनिफिट भी हुए थे। मतलब कि माइट डाई ने जब बैटल की थी 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ मिस्ट, तो उनको 3 पर लाकर छोड़ दिया था, मतलब बाकी सभी 4 को मार दिया था। तो ये इनकी पावर को रिप्रेजेंट करता था। वो भी इन्होंने अकेले मारा था 8 गेट की मदद। एंड हाँ, अगर ये वहां पर नहीं मारे जाते तब तो बहुत ज्यादा मजा आता कि 10 टेल फॉर्म जिंजोर्की में माइट गाय एंड माइट डाई दोनों ही एक साथ मिलकर माद्रा से लड़ते। तो सच बता रहा हूँ वो सीन अलग ही लेवल पर होता। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे तब तक वो बुढ़े हो जाते, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चोजा भी उन्हीं की उम्र का था। अगर आप नहीं जानते चोजा कौन है तो चोजा चोजी का फादर था। यार इनके नाम थोड़े अजीब नहीं है। खैर आगे बढ़ते हम। तो वो भी बैटल फील्ड में था, तो सोच सकते हैं माइट डाई भी लड़ सकता था अपनी यूथ फॉर्म में भी, तो वो बहुत ही तगड़ा बंदा होता। लेकिन हमें वो कुछ देखने को मिला नहीं। एंड माइट डाई की डेथ को आप प्लॉट भी मान सकते हैं एंड स्टोरी लाइन में एडवांटेज के रूप में भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर 7 स्वॉर्ड्समैन के वो निंजा जिंदा होते तो वो आगे काफी डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते थे। तो अच्छा हुआ कि उन्हें पहले ही खत्म कर दिया गया। तो ठीक है, लेकिन मैं इसे सोचता हूँ थोड़ा प्लॉट के नजरिए से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थैंक यू। वीडियो यहीं तक थी।